में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का जुमा से होगा आगाज। गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन के खुतबे के साथ होगा बजट सेशन शुरू। ट्रैफिक तहदीदात भी आयद। अडानी तनाजे पर जेपीसी या सीजेआई के जरिए तहकीकात का मुतालबा। अपोजिशन जमातों बशमूल बीआरएस सरकार का एहतजाज। मीडिया से किया खिताब। हिंदुस्तान में मुआशी तरक्की के बजाय सियासत पर तवज्जो मरकूज की जाती है। डी कोडी फ्यूचर के उन्वान पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी हॉस्टल बिल्डिंग की तामीर का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में रियासती वज़रा सबिता रेड्डी, निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। मरकज की बीजेपी हुकूमत गरीब अवाम को मजीद गुर्बत में ढकेल रही है। बीआरएस हुकुम काउंसिल कविता का रोजगार गारंटी स्कीम एसोसिएशन के नुमाइंदों से तबादला ख्याल। टीएनजीओ दफ्तर पर कंटी वेलुगू प्रोग्राम का आगाज। मुलाजमीन के लिए खुसूसी कैंप का वज़रा मोहम्मद महमूद अली और सिमाज गौड़ ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद में आतिशजदगी के दो बड़े वाकयात। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने किया दौरा। फायर सेफ्टी इकदाम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दिया इंतबाह। और एलआईसी और पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मामले पर कांग्रेस और अपोजिशन का हंगामा के बाईस लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए हुई मुलतवी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जुमा को शुरू होगा। गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन के खुतबे के साथ बजट इजलास का आगाज होगा। इस पस मंजर में पुलिस ने हैदराबाद में असेंबली के अतराफ में ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पाबंदियां जुमा की सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाफिज रहेंगी। उन्होंने कहा कि खैरताबाद, बशीरबाग, रविंद्र भारती, मासाब टैंक, लकड़ी का पुल, मौजम जाही मार्केट और नामपल्ली में ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। इस तनाजुर में गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया गया कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। हालात के मुताबिक इन इलाकों में ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक राव ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में सियासी कायदीन मुआशी तरक्की से ज्यादा सियासत पर तवज्जो मरकूज करते हैं। केटीआर ने एचआईसीसी में डी कोडी द फ्यूचर के उन्वान पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निशानदेही की कि हिंदुस्तान में कई अजीम और दानिशमंद रहते हैं, ताहम वो इन उमूर पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिसके जरिए मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जाए और आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। ये कहते हुए कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां साल भर में कहीं ना कहीं इंतखाबात होते हैं। केटीआर ने कहा कि सियासी लीडरों की तमाम तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होती है। यह इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। दूसरे ममालिक की तरह अगर हम हिंदुस्तान में इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। मुल्क में हुकूमतें सिर्फ इंतखाबात के लिए काम करती हैं। केटीआर ने कहा कि चीन और जापान जैसे ममालिक तरक्की में हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। हिंदुस्तान में मुआशी तरक्की के बजाय सियासत पर तवज्जो दी जाती है। दूसरे ममालिक की तरह अगर हम अपने मुल्क में मुआशी तरक्की पर तवज्जो दें तो हम सरे फहरिस्त हो जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि दुनिया में पहचाने जाने वाले ब्रांड्स हमारे मुल्क से क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में मुल्क की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इंसानी वसाइल की वाफिर मकदार मौजूद है। मुल्क की जुमला आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुल्क के नौजवान मुलाजिमतों के मुंतजिर है। रकबे के लिहाज से सिंगापुर हैदराबाद से छोटा है, ताहम उन्होंने कहा कि तरक्की तेजी से जारी है। तेलंगाना गुज़िश्ता 8 सालों से तरक्की कर रहा है और यह मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहा है। केटीआर ने कहा कि मुल्क की जीडीपी में 5% हिस्सेदारी तेलंगाना की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में यूनिट्स कायम करने में दिलचस्पी जाहिर करने वाली कंपनियों को तमाम दरकार इजाजत टीएसआई पास के जरिए अंदरून 15 दिन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में जिद्दत, बुनियादी ढांचे और जामे तरक्की को आला तरजीह दे रहे हैं। वजीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना हैरत अंगेज तौर पर तरक्की कर रही है। Requirement. So we continue, of course, to grow infrastructure in the government sector. We are setting up 33 new medical colleges from the state of Telangana.
We're also setting up 33 nursing colleges in each and every district in Telangana. We're setting up 4 super specialty hospitals in Hyderabad, each with 1,000 beds. And we're also setting up a 2,000 bedded hospital in the second largest town in Telangana called as Warangal. Now, nursing has been an important subject. While we have created institutions, we also have ensured that even courses, not just nursing courses, but also midwifery courses are also given the prominence, so that more and more institutional deliveries happen, more and more better procedures are adopted in the state. We also have ensured that during the pandemic, we have given additional incentives to our nursing staff, to our health workers, so that they are incentivized in working in बीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट ने आज अडानी तनाजे की जेपीसी या सीजीआई से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। इस तनाजुर में लोकसभा और राज्यसभा में इल्तिवा की करारदाद पेश की गई। पार्लियामानी पार्टी के रहनुमा के केशव राव ने कहा कि इल्तिवा की करारदाद दी गई थी और माली पहलू की वजह से बहस की दरख्वास्त की गई थी। बीआरएस मेंबरान पार्लियामेंट ने आज दिल्ली में मीडिया से बात की। केशव राव ने कहा कि अडानी के हिस्सेस 27% गिर गए। उन्होंने मुतालबा किया कि जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट शेयर्स के मामले की तहकीकात कराए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ताजिर हुकूमत के दोस्त है और मरकजी हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने इल्तिवा को ऐवान के हुक्म के मुताबिक न होने पर तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा में बीआरएस मेंबरान पार्लियामेंट ने स्पीकर के पोडियम का घेराव किया। उन्होंने हाइडेनबर्ग रिपोर्ट पर बहस करने का मुतालबा किया। बीआरएस कायदीन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई है। लोकसभा लीडर नामा नागेश्वर राव ने कहा कि उन्होंने अडानी के शेयर्स के मामले पर नोटिस दिया है और स्पीकर से इस पर बहस करने को भी कहा है। रुकने पार्लियामेंट को उत्तर प्रभाकर रेड्डी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे तमाम जमातों ने अडानी मसले पर इल्तिवा की करारदाद पेश की, लेकिन हुकूमत ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने तनकीद की कि मोदी ये सब गुजरात के ताजिरों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अडानी केस और मरकज के रवैये पर मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो तमाम रियासतों को इकट्ठा करेंगे और लड़ेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि जुडिशियल इंक्वायरी या जेपीसी तहकीकात कराई जाए। कबलजी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तर्ज का मुतालबा किया। हम सभी ने यह तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में है, एक जिसको बहुत सी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी देते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ वो लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो गया है। और दूसरी तरफ जो बैंक है SBI और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूएस की कंपनी, एक हाइडेनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया वहीं गिर सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या
सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका वजीर सेहत हरीश राव ने हल्का असेंबली राजनगर के हिमायत सागर में राजा बहादुर वेंकटरामी रेड्डी हॉस्टल बिल्डिंग की तामीर का संग बुनियाद रखा। तकरीब में रियासती वज़रा सबिता इंद्र रेड्डी, निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, रुकन असेंबली प्रकाश गौड़, चेयरमैन आर श्रीधर रेड्डी के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 5 एकड़ अराजी पर इमारतों की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस करना बाइस मसरत है। హాస్టల్ భవన శంకుస్థాపన చేసుకునే సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇంత మంచి స్థలము 15 ఎకరాల స్థలము మనకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు. నిజంగా ఈ ల్యాండ్ వాల్యూ చూస్తే తక్కువ 300 కోట్లు ఉంటుంది కావచ్చు. 300 కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగిన భూమిని ముఖ్యమంత్రి గారు మన వెంకటరామరెడ్డి గారి పేరు మీద ఇది ఒక అద్భుతమైన యూనివర్సిటీ రావాలి, ఇది ఒక మంచి విద్యాక్షేత్రంగా వెలసిల్లాలి అని చెప్పి వారు ఆకాంక్షించారు. ఇవాళ మా మిత్రుడు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఈడొక అద్భుతమైనటువంటి ఒక యూనివర్సిటీ రాగలిగితే మరి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇప్పుడే మా సబితక్క అన్నట్టు ఆ రోజు 1918వ సంవత్సరంలోనే రాజ్ బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారు ఆలోచించి హాస్టల్ ప్రారంభించకపోతే ఇంతమంది విద్యావేత్తలు, ఇంతమంది జడ్జిలు, ఇలా సబితక్క నేను కూడా అక్కడ చదువుకున్నా అన్నారు, నిరంజనన్న నేను చదువుకున్నా అని చెప్పినారు. పివి నరసింహారావు గారి నుంచి మొదలుకుంటే జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి గారు, జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, ఎంతో మందికి, ఎం సత్యనారాయణరావు గారు, ఎంఎస్ఆర్ గారు, పేర్వారం రాములు గారు, ఇలా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఇంతమందికి ఇలా అవకాశం కలిగించిన ఘనత మరి ఆర్బీవీఆర్కే దక్కింది. మరి ఆకాంక్షలు ఇంకా మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలి. వారు ఆ రోజు ఎంతో ముందు చూపుతో ప్రారంభించి అటు బాయ్స్ హాస్టల్ ఇటు గర్ల్స్ హాస్టల్ ప్రారంభిస్తే ఇవాళ మన రాష్ట్రం నుంచి, మన ప్రాంతం నుంచి ఎంతో మంది విద్యావేత్తలు, మేధావులు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిల నుంచి మొదలుకుంటే, ప్రధానమంత్రి గారి నుంచి మొదలుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇలా ఎంతెంతో పెద్ద స్థానాల్లో వాళ్ళందరూ ఉన్నారంటే దాని వెనుక రాజ్ బహదూర్ వెంకటరామరెడ్డి గారి కృషి ఉంది. అయితే వారి ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలనేదే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సంకల్పం. మరి ఆ రోజు వారు హాస్టల్ ప్రారంభించి విద్యాభివృద్ధి కోసం, మహిళల విద్యాభివృద్ధి కోసం, అందరి కోసం ఆయన కృషి చేస్తున్నారు. ఆ ఆశయాలను ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి ఒక యూనివర్సిటీ ఇక్కడ రాగలిగితే నిజంగా దాన్ని మనం వారికి నిజమైనటువంటి వారసులుగా, వారి ఆకాంక్షల్ని ముందుకు తీసుకుపోయిన వాళ్ళం మనం అవుతాం. సో దానికి మీరు మా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు మనం ఏదైనా చిన్న భేదాభిప్రాయాలు ఉంటే పక్కకు పెట్టి, చాలా మంది మరి ఈ హాస్టల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచ స్థాయిలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉన్నారు. మనం అప్రోచ్ కాగలిగితే వారి సహకారం మనకు దొరుకుతుంది. మనలో ఉండే చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు పక్కకు పెట్టుకొని అందరినీ మరి కలుపుకొని మనం ఒక మంచి ఆలోచనతో ముందుకు పోగలిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి ఇప్పించడానికి మేము సంపూర్ణమైన సహకారం అందిస్తాం. ముందే ఉంటుంది. टीएनजीओ ने नामपल्ली में अपने दफ्तर में कल्टी वेलुगु प्रोग्राम का एहतमाम किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने सरकारी मुलाजमीन के लिए प्रोग्राम का आगाज किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी रस्मी तौर पर अपना मुआयना करवाया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम से गरीब आवाम को बहुत फायदा हासिल हो रहा है, जबकि खुशहाल तबका भी इससे इस्तेफादा कर रहा है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला केसीआर का विजन यही है कि जहां तक मुमकिन हो सके गरीबों को हुकूमत की स्कीमात के समरात पहुंचाए जाएं। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने एसएम हुसैनी मुजीब को ऐनक पहनाकर इस काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर टीएनजीओ सिटी के सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। टीएनजी का जब भी प्रोग्राम होता है
बहुत माशाल्लाह अच्छी तरीके से होता है। खासतौर से हमारे हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजीब भाई की सदारत है। मुजीब भाई बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। कोई भी अपनी किताब को गुस्से में मुजीब भाई से जब मिलता है तो मुस्कुराए। हमारे दूसरे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जनाब प्रताप साहब से बोलते साहब, उमा देवी मैडम साहबा, शैलजा मैडम साहबा, श्रीराम साहबा, उसका मुकाबला कोई नहीं। आप लोग तो फिर भी माशाल्लाह सब अच्छे लोग हैं, खुशहाल लोग हैं। मगर जो हैदराबाद में मैं देख के आ रहा हूँ, इंटीरियर एरिया में जब घंटी बिल को प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ के लोग इतने गरीब है कि कभी वो दवाखाना जाकर बताना उनके लिए और मुश्किल मसला है। सीएम साहब ने 115 कैंप हैदराबाद में डाले और हमारे डायरेक्ट मिनिस्टर हरीश राव साहब जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी डायरेक्ट निगरानी में घंटे बिल को प्रोग्राम चल रहा है। 3 डिपार्टमेंट लोग इसमें बहुत एक्टिव है। एक तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसके अंदर कंटिन्यू वर्क कर रहा है। और तमाम एम्प्लॉइज भाई हमारे इसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। मैं सब तमाम एम्प्लॉइज भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कंटिन्यू प्रोग्राम से बहुत लोगों को किसी को नहीं मालूम है। इत्तेफाक से हमारे एमएलसी फारूक हुसैन साहब ब्लैक ग्लास लगाए हुए हैं। मैं पूछा भाई क्या हुआ, तो मेरा कंटिन्यू प्रोग्राम तो मैं भी टेस्ट करवा दिया। तो मुझे बोले कि आपको मोती आ गया है, तो फौरन जाकर मैं सर्जरी करवा लिया हूँ। पीएचडी का वजीर अफजाइश भविष्यान तलसानी श्रीवास यादव ने शहराबाद के बागलिंगमपल्ली और वीएसटी में पेश आई आतिशजदगी की वारदातों की इत्तला पर मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने गैर कानूनी गोदाम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी के इकदाम न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वजीर श्रीवास यादव ने ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में गैर कानूनी तिजारती मराकिज चलाने वालों को भी वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि इस गोदाम को मुनद्दिम कर दिया जाएगा। इसी दौरान सेंट्रल जोन के डीसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि इस वाकये की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के सामान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों को नोटिस जारी की जाएगी। साथ ही गैर कानूनी गोदामों की निशानदेही करते हुए उनके मालिकीन को भी नोटिस दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम तिजारती इदारों के लिए पुलिस से इजाजत जरूरी है। అదే విధంగా సుగుణ మెటల్స్ అంటే జరిగినటువంటిది ఏంటంటే ఆ డెకరేటివ్ గోడౌన్స్ లో జరిగినటువంటి సంఘటన, బట్ దీనికి కూడా కొంత స్ప్రెడ్ కావడం జరిగింది. మీకు ఈవీడీఎం కానివ్వండి, మా ఫైర్ సర్వీసెస్ అధికారులు మరి వెంటనే మనకి ఇక్కడికి ఫైర్ స్టేషన్స్ నుంచి 13 వెహికల్స్ మరి వెంటనే అక్కడ మంటలు ఆర్పడమే కాకుండా లక్కీలు ఏంటంటే ఎవరు లేరు అక్కడ. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఏమైతుంది అనే భావనలో ఉంటే, బట్ ఫర్దర్గా ఏంటంటే సీరియస్గా తీసుకుంటాం, తర్వాత మళ్ళా హెల్ప్లెస్ అవుతాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కానీ హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి గోడౌన్స్ కావచ్చు, ఇళ్లల్లో చేసుకునే వాళ్ళు కావచ్చు, వ్యాపారం మీరు తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి. అంతేగాని మిమ్మల్ని ఉన్న ఫలంగా తీసేయాలి, లేకపోతే దౌర్జన్యంగా మేము తీసేస్తామని ఎక్కడ చెప్పాం. అట్లీస్ట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మీకు నష్టం. मरकज की बीजेपी हुकूमत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को तबाह करने और गरीबों को गरीब बनाने की कोशिश कर रही है। इन ख्यालात के इज़हार रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल की कविता ने बंजारा हिल्स में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह पर रोजगार गारंटी स्कीम एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान किया। एमएलसी कविता ने कहा कि 4 शंबे को पेश किए गए बजट में रोजगार गारंटी स्कीम के लिए रकम मुख्तस करने में बड़ी कमी इसका सबूत है। वज़ीर आला की दुख्तर के कविता ने इस्तफसार किया कि बजट में सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का क्या इशारा है, जबकि रोजगार की गारंटी स्कीम के निफाज के लिए कम से कम 2,72,000
1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में देही इलाकों में रोजगार के कोई नए मौके पैदा नहीं किए और न ही मौजूदा रोजगार के प्रोग्रामों को नाफिज कर रही है। रुकन काउंसिल ने कहा कि जबकि रियासती हुकूमत अवाम को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करने की कोशिश कर रही है। कविता ने जोर देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों के साथ ताउन नहीं कर रही है। इस मौके पर प्रवीण बानी सदर एम्प्लॉयमेंट गारंटी कंट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जेएसी चेयरमैन यालबाद्री लिंगैया, वेंकट राम रेड्डी, विजय कुमार, राघव, सरदार सिंह, अंजी रेड्डी, सुदर्शन, दीगर नुमाइंदे मौजूद थे। वरंगल के जिला सदर बीआरएस रुकन असेंबली वर्धना पेट रमेश ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत के वजीर आला केसीआर की क़ियादत में दरगाहों, मंदिरों और इबादतगाहों को खुसूसी तवज्जो के साथ तरक्की दी जा रही है। रुकन असेंबली रमेश ने ग्रेटर वरंगल डिवीजन 3 के तहत पेडीपल्ली में वाक़ हज़रत सैयद नूरुद्दीन कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मुनक़िदा उर्स की तकारीब में शिरकत की और खुसूसी दुआ की। इस प्रोग्राम में जिला रैतु बंधु समिति की सदर ललिता यादव, मुकामी कॉरपोरेटर शबरानी अनिल, मुकामी डिवीजन के कायदीन, मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं, कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रमेश ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बिला इम्तियाज जात पात त्योहारों को मनाने के लिए तमाम किस्म की सहूलियात का एहतमाम किया जा रहा है। जिला निर्मल भैंसा डिवीजन एएसपी किरण खरे के तबादले के बायस उनके मकाम पर आईपीएस कांतिलाल सुभाष पाटिल को बहैसियत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भैंसा तकर्रुर अमल में आया, जिन्होंने भैंसा पहुंचकर एएसपी किरण खरे से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया और मधोल तालुके के अवाम को एक वीडियो पैगाम देते हुए कहा कि वो शहर को पुरअमन और फिरका परस्ती को खत्म करने के लिए भाईचारगी से रहते हुए पुलिस का ताउन करें ताकि शरपसंदी का खात्मा करते हुए शहर का अमन अमान बरकरार रखा जा सके। नमस्कारम. My name is Kantilal Patil. I have taken charge as ASP Bhainsa. I request all people to remain peaceful और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। जितना से जितना पॉसिबल हो उतना पुलिस को हेल्प करें और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ की जो कि अपने एरिया में हो रहा है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस विल टेक एक्शन डेफिनेटली and do not encourage any communal violence. Police is watching you. Remember, if you indulge in activity, you cannot escape police. जिला कलेक्टर हनमकुंडा सिकता पटनायक ने एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी के हमरा भद्रकाली मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी शेषाचार्युलु ने शानदार खैर मकदम किया और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मंदिर के हुक्काम ने उन्हें मंदिर की तारीख से वाकिफ करवाया। इस मौके पर डीआरओ वासु चंद्रा, एमआरओ राजकुमार और मंदिर के उहदेदारों ने शिरकत की। कबलजी एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करके उन्हें गुलदस्ता पेश किया। एरागड्डा गवर्नमेंट अस्पताल में बरसर खिदमत कंट्रैक्ट और सोर्सिंग अमले की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी अमले ने जियो नंबर 60 के तहत उन्हें तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा करते हुए आउटसोर्स सैनिटाइजर के अमले ने अपनी ड्यूटी का बाइकाट किया। अमले ने मुतालबा किया कि हुकूमत ने उन्हें जियो नंबर 60 के मुताबिक 15,000 रुपए तनख्वाह अदा करे। వాణి సిఐటియు జిల్లా కోశాధికారిని ఇవాళ చెస్ట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న వర్కర్స్ అందరూ గత నెల రోజుల నుంచి అనేక రూపాలలో నిరసన ప్రోగ్రాంలు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు। ఈ రోజు కూడా సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో చెస్ట్ హాస్పిటల్ మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఎందుకు కూర్చున్నాము అని అంటే జీవో నెంబర్ 60 ప్రకారంగా 15,600 రూపాయలు వీళ్లకు వర్తింపజేస్తాయి। ఆల్రెడీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో నెంబర్ 60ని ఎట్లయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని ఇచ్చారో గాంధీలో ఇప్పటికే ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది, ఉస్మానియాలో అవుతుంది, అన్ని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది, పక్కనే ఉన్న మెంటల్ హాస్పిటల్లో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతున్న నేపథ్యంలో మరి పక్కనే ఉన్న చెస్ట్ హాస్పిటల్లో ఎందుకు ఇవ్వలేరు, ఇక్కడే ఉన్న టీబీ హాస్పిటల్లో ఎందుకు ఇవ్వరు అనేది ఈ రోజు సిఐటి ఆధ్వర్యంలో మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించదలుచుకున్నాం। రేపటి నుంచి బడ్జెట్ సమావేశాలు ఉన్న నేపథ్యంలోనే ఈరోజు ఇక్కడ నిరసన ప్రోగ్రాం కూడా తెలియజేస్తున్నాము। ఏదైతే ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయో ధరలకు అనుగుణంగా జీతాలు మాకు ఉండాలి। చెస్ట్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్న వర్కర్స్ శానిటేషన్ కానీ, పేషెంట్ కేర్ కానీ, సెక్యూరిటీ కానీ ఎవరైనా సరే ఈ జీవో కింద పనిచేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా 15,600 ఇవ్వాల్సిందిగా మేము సిఐటి నుంచి ప్రభుత్వం కాంట్రాక్ట్ కూడా అదే ఏజ్ల గ్రూప్ సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ ఇప్పటికే కొన్ని కేసులు వేసుకున్నారు హైకోర్టులో। ఏదో ఒక కేసుల నేపథ్యంలో వేసుకొని దాని కేసులు కొట్టేసుకొని అది వచ్చేలోపే జడ్జిమెంట్ వచ్చేలోపే దానికి తినాల్సినంత కూడా తినేసి చేస్తున్నారు। కాబట్టి తాత్కాలికంగా ఉన్న కాంట్రాక్ట్ని కూడా తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వంలో హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్న వర్కర్స్ అందరికీ న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము శ్రీనివాసు
అనా పేరు శ్రీనివాస్. అయితే మేము ఎందుకు ఈ నిరసన తెలుపుతున్నామంటే మాకు ఇప్పుడు 6 నెలలుగా పక్క హాస్పిటల్లో కొత్త జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. సూపరింటెండెంట్ గారు అప్పుడు కాంటాక్ట్ వేరే వాళ్ళని ఏజెన్సీకి ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పటికీ వీళ్ళు పాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మాకు ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి ఇస్తారని చెప్పేసి వీళ్ళు కేసు వేశారు. అయితే సూపరింటెండెంట్ మీద ఏమో కాంటాక్ట్ మీదనే సూపరింటెండెంట్ చెప్తుంది. ఇంతవరకు దానికి సక్సెస్ లేదు, పట్టించుకునే నాదుడే లేడు. మేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు 6 సంవత్సరాలుగా 8,400 తీసుకుంటున్నాము. కరోనా టైంలో కూడా గవర్నమెంట్ కనీసం మాకు ₹1 కూడా సాయం చేయలేదు. కరోనా కేసులలో చేస్తే అది ఎంత సెమ్మనది మాకు తెలుసు. మా కుటుంబాలకు దూరం అయి కూడా మేము ఆ కేసులలో ఎంతో ఇబ్బందికరమైన బాధతో చేసినాం కనుక మా గవర్నమెంట్ కూడా మమ్మల్ని అసలు గుర్తించలేదు, ₹1 కూడా సాయం చేయలేదు. ఇంతవరకు కూడా మేము ఎంతో ఓపికతో ఉంటున్నాము. ఎందుకంటే ఈ హాస్పిటల్ కదా, పబ్లిక్ పేషెంట్లకు ఇబ్బంది కలగద్దని చెప్పేసి మేము 6 నెలలుగా ఓపికతోటి ఉండి వాళ్ళకి సేవ చేస్తున్నాము. కానీ పట్టించుకుంటూ లేడని చెప్పేసి ఈరోజు మేము నిరసనగా తెలుపుతున్నాము. మాకు ఈ సక్సెస్ గవర్నమెంట్ సహకరించాలని. बीआरएस का शेख फरीद ने अवाम से अपील की कि वो 5 फरवरी को जिला नांदेड़ में होने वाले जलसे-आम में कसीर तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाएं। शेख फरीद ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में उस मुल्क के लीडरशिप के दानिशवराना फैसले और मंसूबे का बहुत बड़ा दखल होता है, क्योंकि लीडरशिप की दूरंदेशी और बेहतरीन मंसूबे ही आने वाले हालात पर काबू पा सकते हैं। रियासत तेलंगाना का क़याम साल 2014 में अमल में आया। उन 10 साल में वज़ीर आला और सदर भारत राष्ट्र समिति केसीआर ने बेहतरीन रोड मैप के जरिए हर फील्ड में तेलंगाना को एक बेहतरीन स्टेज तक पहुंचाया है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि तेलंगाना के अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए वज़ीर आला ने कई तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स को मुतारुफ किया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तरक्की को देखकर मुल्क की दीगर रियासतों के अवाम भी वज़ीर आला केसीआर जैसे सेकुलर कायद की क़ियादत के मुंतज़िर हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। किसी भी मुल्क की तरक्की में इस मुल्क की लीडरशिप के दानिशवराना फैसले और प्लान का बहुत बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि लीडरशिप की दूरंदेशी और बेहतरीन प्लान्स ही आने वाले हालात पर काबू पा सकते हैं। रियासत तेलंगाना का क़याम साल 2014 में अमल में आया। इस 10 साल में के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना और सदर भारत राष्ट्र समिति ने बेहतरीन रोड मैप के जरिए हर फील्ड में तेलंगाना को एक बेहतरीन स्टेज तक पहुंचाया है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि तेलंगाना के अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने कई प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस्ड किया, जैसे कि केसीआर न्यूट्रिशन किट, मना ऊरू मनाबड़ू, दलित बंधु, धरनी, कंटी वेलुगु, रेतु बंधु, रेतु बीमा, केसीआर किट, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, हरिता हरम, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आरोग्य लक्ष्मी, असरा पेंशन, हाउसिंग फॉर द पुअर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन टू दलित, राइस डिस्ट्रीब्यूशन, शी टीम्स, शिप डिस्ट्रीब्यूशंस, सिक्योरिटी फॉर तेलंगाना न्यूट्रिक, टास्क, टी हब, टी फाइबर, वी हब, ये तमाम प्रोग्राम्स समाज के माशी, तालीमी, सेहत में बेहतरीन लाने के लिए बनाए गए हैं, जो 100% अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की डेवलप्ड लीडरशिप की वजह से सारी दुनिया के बिजनेसमैन्स और दीगर एसोसिएशंस तेलंगाना में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत बुनियादी ढांचे के मामले में मुल्क भर में सबसे आगे है और रियासती हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर ने तमाम शोबों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत की है। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने किया। उन्होंने जिले निर्मल शहर भैंसा के महल्ले ओवैसी नगर प्राइमरी स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पहले मरहले के प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने कहा कि मेयारी तालीम और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सुनहरी राहें बिछाने के मकसद की गर्ज से वज़ीर आला केसीआर ने तलबा के लिए दोहरी बेंचों पर बैठने और इंग्लिश मीडियम में मेयारी तालीम देने के लिए इस प्रोग्राम का आगाज किया। रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने पहले मरहले में 26,29,000 रुपयों की लागत से ओवैसी नगर प्राइमरी स्कूल को मुंतखब करते हुए इमारत की तामीर नो को मुकम्मल करवाया और कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है।
शहर हैदराबाद में आग लगने के दो बड़े वाकयात पेश आए। पहला वाकया बागलिंगमपल्ली वीएसटी में पेश आया, जहां एक गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इसमें तकारीब के लिए इस्तेमाल होने वाली सजावटी अशिया मौजूद थी। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। गोदाम में सजावटी अशिया होने के सबब आग तेजी के साथ फैलती गई और पूरा इलाका धुएं से भर गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों के नाकाफी होने के बाद मजीद 3 गाड़ियों को तलब करते हुए काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वाकये के सबब मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। दूसरा वाकया बनस्थलीपुरम में पेश आया, जहां टायरों के गोदाम में बड़े पैमाने पर आतिशजिदगी की वारदात रोनुमा हुई। इस गोदाम में टायर बड़ी तादाद में रखे होने के नतीजे में आग तेजी के साथ फैलती गई। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकलने लगा, जिससे मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इस वाकये की इत्तला पाकर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाकये में तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत के टायर जलकर खाकस्तर हो गए। वाकये में किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। उमूमन फरवरी में सर्दी की लहर में कमी होती है, ताहम रियासत में इस मरतबा मुख्तलिफ सूरत हाल देखी जा रही है और रोज बरोज दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया कि फरवरी में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। शुमाली तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा 10 दिनों के दौरान अकल तरीन दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किए जाने का इम्कान है। शुमाल और मगरबी तेलंगाना में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में रियासत में अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। अजला में सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में एक बैरूनी ड्रोन जेट से सनसनी फैल गई, जो श्रीकाकुलम के साहिल पर पाया गया। माहीगीरों ने इस जेट को सबसे पहले पानी में तैरता हुआ देखा और फौरी तौर पर मेरीन पुलिस को इस बात की इत्तला दी। मेरीन पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और इस ड्रोन जेट को जब्त कर लिया। मेरीन पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि यह ड्रोन जेट कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया गया। मेरीन पुलिस इस पर बने हिंसों की कोडिंग की कोशिश कर रही है, ताकि यह पता चलाया जा सके कि क्या यह बैरून मुल्क तैयार करदा ड्रोन है या फिर इसको मुल्क में तैयार किया गया है। इसी दौरान दिल्ली में आला अहदेदारों को इस बात की इत्तला दे दी गई। इस बात का भी पता चला कि साइंसदान भी कलाई तहकीक के लिए इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ताहम यह ड्रोन किसका है और यहां कैसे आया, यह बात हनूज वाज़ेह नहीं हो सकी। इसमें किसी भी किस्म के कैमरे भी नहीं है, बल्कि बाज इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं जो रेडियो सिग्नल भेजने का काम करते हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।